तो हाँ, मैं बता रहा था कि जो इसमें फेल हो जाते हैं, इन केस फेलियर ऑफ द कैंडिडेट ड्यूरिंग असेसमेंट, तो अगर असेसमेंट में फेल हो जाते हैं तो 30 दिन बाद ही वो सेकंड अटेम्प्ट या जो उसका नेक्स्ट अटेम्प्ट है वो 30 दिन के बाद ही अवेल कर सकता है। ठीक है। फिर देख लेते हैं प्रोसीजरल रिक्वायरमेंट फॉर इंस्ट्रक्टर रेटिंग एंड एडिशनल रेटिंग। जो इंस्ट्रक्टर के लिए क्या प्रोसीजर है, वो इंस्ट्रक्टर रेटिंग के लिए क्या प्रोसीजर है वो देखते हैं। तो जो लोग एलिजिबल है एज पर पैरा 4, जो एप्लीकेंट है उनको एक एप्लीकेशन फाइल करनी होगी टू टीटीटी ऑर्गेनाइजेशन, जहाँ से उन्होंने अपना आरपीआई कोर्स करा हुआ है, वहाँ से उनको एक एप्लीकेशन फाइल करनी होगी। फिर उन जो ऑर्गेनाइजेशन है, टीटीटी जो ऑर्गेनाइजेशन है, वो क्या करेगा, उन लिस्ट को, उन कैंडिडेट के लिस्ट को डीजीसीए को भेजेगा। ठीक है। जब भी डीजीसीए उनसे मांगते हैं, तो जब डीजीसीए उनसे, मतलब डीजीसीए सेंड्स नोटिफिकेशन टू टीटीटी ऑर्गेनाइजेशन, मतलब डीजीसीए क्या है कि उन आरपीटीओस को उन टीटीटी ऑर्गेनाइजेशन से लिस्ट मांगते हैं कि आपके अंडर में कितने आरपीआई ट्रेन हो रखे हैं। फिर वो ओरल टेस्ट के लिए उनसे लिस्ट मांगते हैं, और फिर ओरल का जो प्रोसीजर है ओरल टेस्ट का, वो फिर कैरी आउट किया जाता है। ठीक है। तो जो लिस्ट भेजने का तरीका है वो एनेक्सर 3 में अटैच कर रखा है, तो इसको हम लास्ट में देख लेंगे। फिर इसमें हमने जाना है ना, एक नोट दे रखा है कि ऊपर दे रखा था कि जो हमारे पीपीएल होल्डर्स हैं, सीपीएल होल्डर्स हैं, चाहे एएमई होल्डर्स या फिर एटीसी लाइसेंस होल्डर्स जो हैं, वो भी जो एलिजिबल है वो डायरेक्ट अप्लाई भी कर सकते हैं, कि इन केस अगर टीटीटी ऑर्गेनाइजेशन उनका फंक्शन में नहीं है आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ द कोर्स, तो वो डायरेक्ट अप्लाई भी कर सकते हैं ओरल टेस्ट के लिए। फिर जो डीजीसी है वो हमारा ओरल टेस्ट जो होता है, ओरल एग्ज़ाम कंडक्ट कराता है, जो एलिजिबल कैंडिडेट होते हैं उनको ग्रांट कर देता है इंस्ट्रक्टर रेटिंग। फिर द रिजल्ट ऑफ जो रिजल्ट होता है ओरल टेस्ट का, वो क्या करते हैं, टीटीटी ऑर्गेनाइजेशन को भेज सकते हैं, या फिर जो इंडिविजुअली जिन्होंने अप्लाई करा था उनको भेज देते हैं। तो नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट है वो है हमारा द एप्लीकेंट शैल बी अलाउड टू मैक्सिमम 3 अटैम्प्ट। पिछली बार क्या था कि 2 ही अटैम्प्ट मिलते थे, अब क्या कर दिया है, इसको बढ़ा करके 1 अटैम्प्ट और बढ़ा दिया है, तो अब 3 अटैम्प्ट हमें दे रखा है कि 3 अटैम्प्ट मिलता है ओरल टेस्ट के लिए। ओरल एग्ज़ाम जो है उसके लिए 3 अटैम्प्ट अब कर दिया गया है। एक चीज़ कंडीशन रख दी गई है कि हर अटैम्प्ट के बीच में आपको 30 दिन का कूलिंग पीरियड होना चाहिए। द एप्लीकेंट आफ्टर अवेलिंग ऑल 3 अटैम्प्ट, तो अगर तीनों अटैम्प्ट वो कर लेता है, ठीक है, मतलब अवेल कर लेता है, शैल अंडरगो अ फ्रेश टीटीटी कोर्स फॉर नेक्स्ट ओरल एग्ज़ाम। ठीक है। तो अगर तीनों अटैम्प्ट अवेल कर लिया है और अगर फेल हो गया है, ठीक है, तो क्या होता है, मिनिमम 6 महीने बाद ही जो है उसको रिफ्रेश कोर्स करना पड़ेगा। इसमें पिछली बार क्या था कि 1 साल तक के लिए डिबार्ड कर दिया जाता था। तो द मिनिमम ड्यूरेशन बिटवीन द थर्ड एंड नेक्स्ट अटेम्प्ट शैल नॉट बी लेस देन 6 मंथ। सॉरी, इसमें एक चीज़ दे रखा है कि साल भर के लिए तो डिबार्ड करते ही हैं। इसमें क्या है कि हर जो सेकंड अटेम्प्ट और जो नेक्स्ट अटेम्प्ट है उसमें बीच में 6 महीने का गैप होगा अब, कम से कम। ठीक है। अटेम्प्ट विल नॉट बी काउंटेड इफ एप्लीकेंट इज एब्सेंट फॉर द ओरल एग्जाम। पहले क्या था कि अगर आप अटेम्प्ट नहीं करते हैं तो आपका काउंट हो जाता था, तो उसमें एब्सेंट का कोई क्राइटेरिया नहीं दे रखा था। इस बार क्या है कि अगर आप एब्सेंट होते हैं तो आपका जो काउंट है, जो अटेम्प्ट है वो काउंट नहीं होगा। कोई भी अगर आपका फॉल्सिफिकेशन डॉक्यूमेंट में पाया जाता है या फिर फ्रॉड एंट्रीज आपके शॉर्टीज मतलब लॉग बुक्स में पाई जाती हैं, टुवर्ड ऑब्टेनिंग आरपीसी या आरपीआई, जो भी आप आरपीसी करें या आरपीआई जो आप करे हुए हैं, उसमें अगर आपका डॉक्यूमेंट में या फिर कोई एंट्रीज में फ्रॉड पाया जाता है तो आपको क्या 2 साल के लिए डिबार्ड कर दिया जाएगा डिपार्टमेंट ऑफ द कैंडिडेचर फॉर द पीरियड ऑफ 2 ईयर्स। फिर आरपीसी इंस्ट्रक्टर इन एनी कैटेगरी and class for additional rating need not to undergo TTT course again for authorization in any other category and class. The candidate shall obtain RPC as per the DTC 2022. For the approval process, the RPTO/individual candidate shall follow the procedure as provided in para 8 of this circular. तो कहने का मतलब है कि यार स्मॉल से मीडियम में गए हुए हैं, तो स्मॉल का अपने टीटीटी कोर्स कर रखा है, तो मीडियम में आपको करने के लिए सिर्फ और सिर्फ अभी जो फिलहाल रखा गया है वो है कि सिर्फ और सिर्फ आपको मीडियम का आरपीसी लेना पड़ेगा, प्लस जो 20 घंटे का एक्सपीरियंस दे रखा है वो लेना पड़ेगा, और फिर जो है आप इंस्ट्रक्टर के लिए एलिजिबल हो जाएंगे, तो आपको वापस से सारे कोर्स करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। नेक्स्ट देखा जाए तो प्रोसीजरल रिक्वायरमेंट फॉर चेंज मैनेजमेंट। जो भी अगर चेंज मैनेजमेंट है, मैनेजमेंट में भी क्या क्या हो गया, अमेंडमेंट करना है, कुछ अपग्रेडेशन करना है, चाहे स्कोप ऑफ टीटीटी अप्रूवल बढ़ाना हो, तो उसके अमेंडमेंट, उसके चेंजेस के लिए दे रखा है, उसके अपग्रेडेशन के लिए दे रखा है।
तो सीधी सी बात है कि एप्लीकेशन जो जो हैविंग टीटीटी अप्रूवल, जो एप्लीकेंट है टीटीटी अप्रूवल है, शैल मेक एन एप्लीकेशन फॉर अमेंडमेंट एंड अपग्रेडेशन ऑफ स्कोप टू ड्रोन डायरेक्टरेट या डीजीसी हेडक्वार्टर्स। तो मतलब वही एक एप्लीकेशन फाइल करनी होगी किसको, ड्रोन डायरेक्टरेट डीजीसी हेडक्वार्टर को। किसके साथ में, जो एनेक्सर 4 में डॉक्यूमेंट्स दे रखे हैं उसके साथ में, कम से कम 45 दिन पहले, वही जो था पिछली बार था 30 दिन पहले था, अब क्या है 45 दिन पहले था, फ्रॉम द इंटेंडेड डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ द ट्रेनिंग। ठीक है, तो मतलब ये 45 दिन पहले आपको एप्लीकेशन फाइल करनी होगी, फ्रॉम द इंटेंडेड डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ द ट्रेनिंग। द एप्लीकेंट शैल अप्लाई फॉर ऑथराइजेशन या अपग्रेडेशन ऑफ एटलीस्ट 2 मास्टर इंस्ट्रक्टर। जब भी हम टीटीटी के लिए जब डालते हैं ना, तो 2 मास्टर इंस्ट्रक्टर हमें चाहिए, तो उनके ऑथराइजेशन, उनके अपग्रेडेशन के लिए भी एक एप्लीकेशन फाइल करनी पड़ेगी, जिसमें 2 मास्टर्स का डिटेल्स शेयर करना पड़ेगा, एज जो भी एलिजिबल हैं एज पर पैरा 4.3 इन रिस्पेक्टिव कैटेगरी एंड क्लास ऑफ द ड्रोन्स अलॉन्ग विद द एप्लीकेशन फॉर टीटीटी अपग्रेड। ठीक है, एक एप्लीकेशन टीटीटी अपग्रेड के लिए देना पड़ेगा। उनका स्किल टेस्ट, उनका ओरल जो एग्जाम है फॉर द प्रपोज्ड मास्टर इंस्ट्रक्टर शैल बी कैरिड आउट बाय द बोर्ड कॉन्स्टिट्यूटेड बाय द डीजीसीए। वही जैसा ऊपर भी मैंने बता रखा था, डीजीसीए के जब ऑफिसर आते हैं तो उनका जो स्किल टेस्ट है, उनका जो ओरल टेस्ट है, वो कंडक्ट कराया जाता है। और जो भी टीटीटी अप्रूव्ड आरपीटीओज हैं, उनका जो नंबर ऑफ स्टूडेंट है, नंबर ऑफ मास्टर इंस्ट्रक्टर का जो रेशियो है, वो हमेशा 10:1 के रेशियो में मेंटेन होना चाहिए। ये मिनिमम हमारा क्राइटेरिया जिसको फॉलो करना होता है। तो इशुएंस देख लेते हैं। तो वही है, इशुएंस क्या प्रोसीजर होता है कि स्क्रूटनिंग करने के बाद से, इंस्पेक्शन करने के बाद से, एज नेसेसरी एंड बेस्ड ऑन द सेटिस्फैक्ट्री कंप्लायंस, अगर डीजीसीए के ऑफिसर्स को सेटिस्फैक्ट्री अगर पाते हैं, हर चीज़ सब कुछ आपका सही है, सारे डॉक्यूमेंटेशन आपने कंप्लीट कर रखे हैं, जो आपके इंस्ट्रक्टर रेटिंग का जो क्राइटेरिया है, एलिजिबिलिटी है, सब कुछ फुलफिल हो रखा है, सब कुछ जब परफेक्टली सेटिस्फैक्ट्री पाया जाता है, तो डीजीसी जो है मे इशू द टीटीटी अप्रूवल, इंस्ट्रक्टर रेटिंग या मास्टर इंस्ट्रक्टर ऑथराइजेशन डीजीसी हमें ग्रांट कर देता है। वैलिडिटी अब देख लेते हैं। तो अनलेस, ये पॉइंट थोड़ा ध्यान रखने वाली बात है, अनलेस रिवोक या सस्पेंड, जब तक रिवोक या सस्पेंड ना किया जाए तो जब तब जो उसकी वैलिडिटी है वो क्या रहेगी, टीटीटी अप्रूवल शैल रिमेन वैलिड फॉर अ पीरियड ऑफ 5 ईयर्स। तो मतलब जो टीटीटी अप्रूवल है वो 5 साल तक के लिए वैलिड होगा, फ्रॉम द डेट ऑफ इशू, जब उसको इशू किया गया है तब से 5 साल तक के लिए वैलिड होगा, सब्जेक्ट टू कंटिन्यू कंप्लायंस ऑफ द ड्रोन रूल 2021 एंड डीटीसी इशूड देयर अंडर फ्रॉम टाइम टू टाइम। मतलब ड्रोन रूल और डीटीसी के जो टाइम टू टाइम आता रहता है उसके कंप्लायंस में होना चाहिए। मास्टर इंस्ट्रक्टर का जो ऑथराइजेशन है वो 5 साल तक के लिए वैलिड होगा, फ्रॉम द डेट ऑफ इशू, सब्जेक्ट टू वैलिडिटी ऑफ रिस्पेक्टिव आरपीसी एंड इंस्ट्रक्टर रेटिंग। ठीक है, तो सब्जेक्ट क्या है हमारा, सब्जेक्ट टू वैलिडिटी, जो वैलिडिटी है ऑफ रिस्पेक्टिव आरपीसी एंड इंस्ट्रक्टर रेटिंग के लिए अगर देखा जाए तो उसके लिए हमें मास्टर इंस्ट्रक्टर की जो रेटिंग है वो 5 साल तक के लिए वैलिड होती है, फ्रॉम द डेट ऑफ इशू। द वैलिडिटी ऑफ ऑथराइजेशन ऑफ मास्टर इंस्ट्रक्टर, ये पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है 11.3 में, ये पिछली बार भी दे रखा था, कि कहने का मतलब है कि एक टीटीटी का जो अप्रूवल दे रखा है, जब तक वहाँ पे मास्टर इंस्ट्रक्टर है तब तक के लिए ही वैलिड होगा। अगर मास्टर इंस्ट्रक्टर छोड़ के चले जाते हैं तो उसका टीटीटी अप्रूवल भी जो है वो हट जाएगा। सिमिलरली मास्टर इंस्ट्रक्टर के लिए भी अप्लाई होता है, जो मास्टर इंस्ट्रक्टर है वो उसी आरपीटीओ से ही लिंक रहेंगे और तब तक ही वैलिड रहेंगे जब तक उस आरपीटीओ से लिंक है। एक बार अगर उन्होंने डिसएसोसिएट कर दिया है उस आरपीटीओ को, तो उनका जो मास्टर इंस्ट्रक्टर रेटिंग है वो भी चला जाएगा, तो ये वॉइड हो जाता है हमारा। ठीक है, इसको ध्यान में रखेंगे। फिर इंस्ट्रक्टर रेटिंग जो है वो हमारा 2 तरीके से वैलिड माना जाता है। ठीक है, एक तो आरपीसी जो इशू हुई है, मान लेते हैं 10 साल के लिए आरपीसी वैलिड होती है, आपने 5 साल बाद क्या किया, इंस्ट्रक्टर कोर्स कर लिया और इंस्ट्रक्टर आप बन गए हैं, तो आरपीसी के लिए 10 साल के लिए वैलिड है, बट आपने 5 साल बाद से इंस्ट्रक्टर रेटिंग किया है, तो बचा हुआ 5 साल ही जो है, क्योंकि आरपीसी की वैलिडिटी 5 साल बाद खत्म हो जानी है, तो उसके लिए आपको रिन्यूअल के लिए फिर डालना पड़ता है। तो ये जो वैलिड होगा 10 ईयर्स के लिए ही वैलिड होगा, फ्रॉम द डेट ऑफ इशू। यहाँ पर लिखा हुआ है आरपीसी विच एवर इज अर्लियर। ठीक है, इंस्ट्रक्टर रेटिंग अगर जनरली आरपीसी रेटिंग ही अर्लियर इशू हुए होते हैं, तो इसलिए उसी से कंसिडर किया जाता है। फिर रिफ्रेशर कोर्स क्या हुआ है, एक चीज़ नया इसमें डाल रखा है कि हर एक इंस्ट्रक्टर और मास्टर इंस्ट्रक्टर को 1-2 दिन का रिफ्रेशर कोर्स करना होगा। मिनिमम जो आवर दे रखा है वो कम से कम 8 घंटे होने चाहिए, 8 घंटे से ऊपर भी हो सकते हैं, तो ये करना ही होगा।
और उसमें क्या क्या चीज़ होगा कि जो भी नए टॉपिक्स आए हुए हैं, जो भी नया ट्रेनिंग आया हुआ है, ट्रेनिंग क्राइटेरिया आया है, सर्कुलर आया हुआ है, या रूल्स में कोई चेंजेस आए हुए हैं, जो भी ईजीसी है या डीजीसीए पे चेंजेस आ रखे हैं, तो उसमें उनके बारे में मतलब उनका नॉलेज को रिफ्रेश करने के लिए ये कोर्स बनाया गया है। तो रिफ्रेशर कोर्स एक तरीके से सारे नॉलेज, सारे एक्सपीरियंस को रिफ्रेश करने के लिए होता है। तो ये हर 2 साल पे हर इंस्ट्रक्टर और हर मास्टर इंस्ट्रक्टर को करना मैंडेटरी है, उस कैटेगरी उस क्लास में। तो ये हमें ध्यान में रखना है। और मिनिमम जो इसका आवर है वो 8 घंटे का है, तो 8 घंटे से ऊपर भी हो सकता है, बट जो मिनिमम है वो हमें 8 घंटे की ट्रेनिंग करनी ही होगी। रिन्यूअल का क्या प्रोसेस है? तो जाहिर सी बात है कि पिछली बार जो दे रखा था वो था कि 30 दिन से पहले था, इसमें क्या है कि 45 दिन उसको बढ़ा करके कर दिया गया है। ठीक है, तो जब भी एक्सपायरी होता है तो आपको 45 दिन पहले आपको रिन्यूअल के लिए फाइल करना होगा। द एप्लीकेंट शैल अप्लाई फॉर द रिन्यूअल ऑफ वैलिडिटी ऑफ टीटीटी कोर्स मास्टर इंस्ट्रक्टर ऑथराइजेशन अलॉन्ग विद द कंप्लायंस ऑफ द रिक्वायरमेंट लेड डाउन इन दिस डीटीसी डीजीसी हेडक्वार्टर एटलीस्ट 45 डेज बिफोर द डेट ऑफ एक्सपायरी। जो रिन्यूअल के लिए होगा वो फिर से जो होगा हमारा 5 साल तक के लिए दिया जाएगा। रिन्यूअल जो होगा मतलब फिर से उसकी जो वैलिडिटी है 5 साल तक के लिए, मैक्सिमम जो है 5 साल तक के लिए बढ़ा दी जाएगी। तो टीटीटी अप्रूवल के लिए ये हो गया एंड मास्टर इंस्ट्रक्टर के लिए ये हो गया। ठीक है, इंस्ट्रक्टर रेटिंग देख लेते हैं। इंस्ट्रक्टर रेटिंग के लिए सिमिलर है। द एप्लीकेंट शैल अप्लाई फॉर द रिन्यूअल ऑफ वैलिडिटी ऑफ इंस्ट्रक्टर रेटिंग अलॉन्ग विद द कंप्लायंस ऑफ द रिक्वायरमेंट लेड डाउन इन दिस डीटीसी to drone directorate DGC headquarter at least 45 days before the date of expiry. The period of renewal shall be for a maximum period of 10 साल। ठीक है, तो इंस्ट्रक्टर रेटिंग के लिए वो 10 साल के लिए कर दिया है। ठीक है, रिन्यूअल करने के बाद से जो मिलता है वो 10 साल के लिए वैलिडिटी फिर से बढ़ जाती है, मैक्सिमम है। इसमें ध्यान रखने वाली बात क्या है, 45 दिन पहले, एक्सपायरी होने के 45 दिन पहले आपको एप्लीकेशन फाइल करनी होगी। तो देख लेते हैं फंक्शंस क्या है टीटीटी ऑर्गेनाइजेशंस के। पहले फंक्शंस हम देख लेते हैं। तो जाहिर सी बात है कि ट्रेन द ट्रेनर को कोर्स को कंडक्ट कराना होता है जो एलिजिबल कैंडिडेट है उस कैटेगरी उस क्लास के लिए। तो ये कोर्स को कंडक्ट कराना होता है एज पर द सिलेबस प्रिस्क्राइब बाय द डीजीसीए। जो सिलेबस प्रिस्क्राइब किया गया है डीजीसीए के द्वारा उसके तहत रखते हुए ये ट्रेनिंग कंडक्ट कराना मैंडेटरी है। टू एंश्योर द कंप्लायंस ऑफ एप्लीकेबल क्लॉज ऑफ दिस डीटीसी, मतलब इसका जो कंप्लायंस दे रखा है वो एप्लीकेबल होना चाहिए प्रायर टू कंडक्ट ऑफ द ट्रेनिंग ऑफ द कैंडिडेट एंड फॉरवर्डिंग देयर नेम फॉर ओरल एग्जामिनेशन टू डीटीसी। जो भी टीटीटी ट्रेनिंग करा रहे हैं तो उनको इस डीटीसी के अकॉर्डिंग अब करानी होगी। और तो मतलब ये जो ओरल बोर्ड्स, मतलब जो नाम दिए जाते हैं ना डीजीसीए को, जहाँ पे आपको ओरल टेस्ट के लिए बुलाना होता है, तो उस डेट जो नाम मांगे गए हैं उससे पहले ये ट्रेनिंग कंडक्ट होनी चाहिए, कंप्लीट होनी चाहिए सक्सेसफुली। टू मेंटेन द कंप्लीट ट्रेनिंग रिकॉर्ड ऑफ द कैंडिडेट, जो हमारा टीटीटी है उसको, टीटीटी जो आरपीटीज हैं उन ट्रेनिंग्स का जो रिकॉर्ड है वो प्रॉपरली मेंटेन करेंगे। और अगर जब भी डीजीसीए मांगते हैं टाइम टू टाइम तो वो सबमिट को रिटर्न करना पड़ेगा एज डिजायर्ड बाय द डीजीसीए फ्रॉम टाइम टू टाइम। ठीक है, टू मेक एंड वेरीफाई एंट्रीज इन द वेरियस लॉग बुक सच एज ऑर्गेनाइजेशन, आर पास, बैटरी, पर्सनल लॉग बुक, और भी लॉग बुक्स होती हैं जैसे हमारे मेंटेनेंस की लॉग बुक होती है, एलआरयू लॉग बुक्स होती है, सॉफ्टवेयर एंड फर्मवेयर अपडेट लॉग बुक्स होती हैं। तो ये सब जो है मेंटेन करना होता है। टू एंश्योर द कंप्लायंस ऑफ द ड्रोन रूल, मतलब वही है कि जो ड्रोन रूल्स दे रखे हैं और जो डीटीसीज दे रखे हैं या फिर जो अदर कोई भी दूसरा गाइडलाइन या डायरेक्शन बताया गया है डीजीसी के द्वारा उसके कंप्लायंस में होने चाहिए ट्रेनिंग। तो मास्टर इंस्ट्रक्टर का क्या फंक्शन हो गया? द फंक्शन ऑफ द होल्डर ऑफ मास्टर इंस्ट्रक्टर ऑथराइजेशन शैल बी टू इम्पार्ट इंस्ट्रक्टर ट्रेनिंग, मतलब इंस्ट्रक्टर्स की ट्रेनिंग को कंडक्ट कराना एज पर एप्लीकेबल सिलेबस, जो सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग, एंड कंपिटेंसी असेसमेंट, फाइनल टेस्ट जिसको बोला जाता है, टू एलिजिबल कैंडिडेट्स टू टेक द डीजीसी ओरल एग्जाम टूवर्ड द इंस्ट्रक्टर रेटिंग। ठीक है, टू वेरीफाइज वेरियस एंट्रीज इन द कैंडिडेट पर्सनल लॉग बुक। तो मास्टर इंस्ट्रक्टर की जिम्मेदारी बनती है, यहाँ पे देख रहे हैं उनका काम क्या है, मास्टर इंस्ट्रक्टर की जिम्मेदारी बनती है कि जो उस इंस्ट्रक्टर की जो लॉग बुक है वो वेरीफाई हुई हो, वेरीफाई वेरियस एंट्रीज इन द कैंडिडेट पर्सनल लॉग बुक, ये मास्टर इंस्ट्रक्टर की जिम्मेदारी होती है। टू एंश्योर द कंप्लायंस, मतलब वही लास्ट लाइन लिखा हुआ है कि जो कंप्लायंस है हमारा ड्रोन रूल 2021 के तहत डीटीसीज या फिर जो दूसरे गाइडलाइन या डायरेक्शंस दे रखे हैं इशूड बाय द डीजीसीए फ्रॉम टाइम टू टाइम, उसके कंप्लायंस में सारी ट्रेनिंग होनी चाहिए। इंस्ट्रक्टर का फंक्शन देख लेते हैं क्या है। जो भी पायलट लाइसेंस के लिए आ रहे हैं स्टूडेंट, एनरोल हो रहे हैं, तो उनको पायलट लाइसेंस की ट्रेनिंग देना किसी डीजीसी ऑथराइज्ड आरपीटीओ में ही, एंड कैरी आउट रिमोट पायलट ट्रेनिंग सर्टिफिकेट ट्रेनिंग एज एप्लीकेबल, मतलब एज एप्लीकेबल सिलेबस फॉर इशू अ रिमोट पायलट सर्टिफिकेट प्रोवाइडेड दैट द आर पास इंस्ट्रक्टर, मतलब वही एक तरीके से इंस्ट्रक्टर को जो रिमोट पायलट सर्टिफिकेट ट्रेनिंग है वो कंडक्ट कराना, कैरी आउट करना। holds at least the remote pilot certificate and rating for which instruction is being given,
उस कैटेगरी उस क्लास में उसके पास में इंस्ट्रक्टर रेटिंग होनी चाहिए इन अप्रोप्रिएट आरपीए कैटेगरी एंड एसोसिएटेड आरपीएस रिमोट पायलट स्टेशन। तो जो इंस्ट्रक्टर है उसके पास में उसका सर्टिफिकेट, उसकी जो इंस्ट्रक्टर रेटिंग है वो होनी चाहिए। holds the remote pilot certificate and rating necessary to act as the remote pilot in command of the RPA category and in association RPS on which the instruction is given। तो ये भी एक तरीके से जैसे मानते हैं holds the remote pilot certificate and rating necessary to act as the remote, ये हमें ध्यान रखना है, remote pilot in command of उस पर्टिकुलर RPA एंड RPS के एसोसिएशन में। हैज़ द आरपास इंस्ट्रक्टर प्रिविलेज ग्रांटेड एंडोर्स ऑन द रिमोट पायलट सर्टिफिकेट। तो उसके पास में प्रिविलेजेस दिए जाते हैं ताकि वो ग्रांट कर सके, एंडोर्स कर सके रिमोट पायलट सर्टिफिकेट बनाने के लिए, मतलब इशू करने के लिए। टू वेरीफाई वेरियस एंटिटीज़ इन द कैंडिडेट पर्सनल लॉग बुक, जो भी ट्रेनीज आ रखे हैं आपके अंडर में तो उनकी लॉग बुक्स को वेरीफाई करना इंस्ट्रक्टर की जिम्मेदारी होती है। टू एंश्योर कंप्लायंस ऑफ द ड्रोन रूल, वही दे रखा है ऊपर जैसे दे रखा है कि जो ट्रेनिंग है वो कंडक्ट होनी चाहिए ड्रोन रूल 2021 के कंप्लायंस में, DTCs के कंप्लायंस में, या फिर अदर कोई गाइडलाइन या डायरेक्शन इशू किया गया है DGCA के द्वारा। फिर एनफोर्समेंट एक्शन देख लेते हैं। तो जनरली हमारा ज़्यादातर हमने पिछली बार देखा था कि सस्पेंशन एंड कैंसिलेशन से रिलेटेड लिखा हुआ था, इसमें यहाँ पे नाम चेंज करके एनफोर्समेंट एक्शन दे रखा है। तो सीधी सी बात है, अगर रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो नहीं करेंगे, चाहे कोई भी रूल्स हो, चाहे कोई भी रूल्स से मतलब इन द सेंस कि एयरक्राफ्ट रूल्स 1937, ड्रोन रूल 2021 हो गया, चाहे DTCs हो गया, या फिर जो भी अदर गाइडलाइन या डायरेक्शंस दिए गए हैं DGCA के द्वारा, अगर वो कंप्लाई नहीं होते हैं तो उसको लाइसेंस को कैंसिल कर सकते हैं या सस्पेंड कर सकते हैं। उससे पहले क्या होता है, पेनल्टी लगा सकते हैं। तो पेनल्टी हम जानते हैं कि जैसे कि ड्रोन रूल 50 में दे रखा है, तो इसका भी एक प्रोसीजर है। अगर ध्यान से हम लोग देखा जाए तो ऐसा नहीं है कि आपका सस्पेंड या कैंसिल ही कर देते हैं। सबसे पहले क्या होता है, पेनल्टी लगाई जाती है। अगर आपने उससे भी कोई वॉयलेट किया हुआ है रूल्स को या रेगुलेशंस को, तो फिर आपका कैंसिल कर दिया जाता है, सस्पेंड कर दिया जाता है कुछ टाइम के लिए। तो उस बीच आप कोई भी ट्रेनिंग कंडक्ट नहीं करा सकते हैं। और आपने बहुत ही गंभीर कोई रूल्स का वॉयलेशन करा हुआ है या सर्कुलर्स का वॉयलेशन करा हुआ है, या फिर ऐसे कोई गाइडलाइन या जो बताए गए थे DGC के द्वारा, डायरेक्शंस दिए गए थे, वो आपने फॉलो अप नहीं करे हुए हैं, फॉलो नहीं किए हैं, तो लास्ट में क्या हो सकता है, बहुत ही जो सीरियस एक्शन लिया जाता है वो होता है सीधे कैंसिल कर देना। तो इसका भी प्रोसेस है कि पेनल्टी पहले लगाते हैं, फिर सस्पेंड कर सकते हैं या कैंसिल कर सकते हैं। तो पेनल्टी हम लोग जानते हैं कि यहाँ पे ड्रोन रूल 50 में दे रखा है कि अप टू 1 लाख तक की पेनल्टी लगाई जाती है। तो ये था हमारा DTC का रिवीजन। कुछ एनेक्सर्स अब बचे हुए हैं, उनको भी ख़त्म कर लेते हैं जल्दी जल्दी। तो एनेक्सर 1 हम लोग देख लेते हैं कि जो वही था कि जो मिनिमम ट्रेनिंग रिक्वायरमेंट दिया गया है वो क्या क्या है। तो ग्राउंड ट्रेनिंग जो है 2 पार्ट में दिया गया है। पहला क्या है, टेक्निकल एंड थ्योरेटिकल इंस्ट्रक्शन कंप्रोमाइजिंग ऑफ मिनिमम 5 घंटे का, मतलब जो टेक्निकल एंड थ्योरेटिकल नॉलेज इंस्ट्रक्शन है वो 5 घंटे का ट्रेनिंग होना चाहिए, जिसमें इंक्लूड किया गया रिवीजन ऑफ टेक्निकल नॉलेज, द प्रिपरेशन ऑफ लेसन प्लान एंड द डेवलपमेंट ऑफ क्लासरूम इंस्ट्रक्शनल स्किल्स टू एनेबल द इंस्ट्रक्टर टू इंस्ट्रक्ट द टेक्निकल थ्योरेटिकल नॉलेज सिलेबस। कहने का मतलब इंस्ट्रक्टर के पास में ये चीज़ की क्वालिटी होनी चाहिए, 5 घंटे की ऐसी ट्रेनिंग देनी चाहिए कि वो क्लासरूम में कैसे पढ़ाई जो पढ़ाना है वो कैसे पढ़ाएगा, जो लेसन प्लान करना है वो कैसे प्लान करेगा, कुछ उसके पास में टेक्निकल नॉलेज होनी चाहिए, और भी काफ़ी कुछ चीज़ें होती हैं। फिर जो सेकंड इसका जो पार्ट है वो देखा जाए तो टीचिंग एंड लर्निंग इंस्ट्रक्शन आना चाहिए ट्रेनर कोर्स का। तो वो कितने घंटे का है, 7.5 घंटे का है। उसके अंदर क्या क्या टॉपिक्स अगर देखा जाए कवर होते हैं, तो लर्निंग प्रोसेस आना चाहिए, टीचिंग प्रोसेस क्या है, ट्रेनिंग फिलोसफीज़ क्या है, क्या क्या टेक्निक अप्लाई करे जाते हैं इंस्ट्रक्शन में, एयरबॉर्न इंस्ट्रक्शन टेक्निक बताना होता है, स्टूडेंट का इवैल्यूएशन, उनको टेस्ट करना, फिर ट्रेनिंग प्रोग्राम का डेवलपमेंट करना, ह्यूमन परफॉर्मेंस एंड लिमिटेशन रिलेवेंट टू द फ्लाइट इंस्ट्रक्शन, जो ह्यूमन परफॉर्मेंस होता है उनकी लिमिटेशंस क्या है फ्लाइट इंस्ट्रक्शन रिलेटेड, वो जानना, वो बताना। फिर कोई स्पेसिफिक अगर हज़ार्ड है तो उसको कैसे हम माइटिगेट कर सकते हैं, तो उनके फेलियर, उनके माल फंक्शंस में एयरक्राफ्ट ड्यूरिंग द फ्लाइट टाइम। फिर ट्रेनिंग एडमिनिस्ट्रेशन कैसे उसको आता है इंस्ट्रक्टर को मालूम होना चाहिए, मॉक सेशंस अगर कंडक्ट कराने हैं तो वो पता होना चाहिए। फिर ग्राउंड ट्रेनिंग फॉर इंस्ट्रक्टर कैन बी मॉड्यूलर, इसको हम मॉड्यूल्स के फॉर्म में कर सकते हैं, मॉड्यूल 1, मॉड्यूल 2, मॉड्यूल 3, ऐसे करके हम बना करके कंडक्ट करा सकते हैं। फिर सिमुलेटर ट्रेनिंग आता है। सिमुलेटर ट्रेनिंग को भी 2 फेज में डिवाइड कर रखा है। तो एक सिमुलेटर सेशन जो है हमारा कम से कम मिनिमम जो है एटलीस्ट 1 आवर का होना ही चाहिए, जिसमें फैमिलराइजेशन एंड हैंडलिंग ऑफ नॉर्मल एंड एब्नॉर्मल इमरजेंसी कंडीशंस के बारे में बताना मैंडेटरी है। ठीक है, उस सिमुलेटर के बारे में फैमिलराइजेशन होना चाहिए उन इंस्ट्रक्टर्स को। फिर फेज़ 2 में देखा जाए तो एक सिमुलेटर सेशन होगा 30 मिनट का, जिसमें जो रिमोट पायलट है वो ऑब्जर्व करेगा
इंस्ट्रक्टर को कि कैसे ट्रेनिंग दी जाती है। तो इंस्ट्रक्टर क्या करता है उस टाइम वो ट्रेनिंग दे रहा होता है। तो ट्रेनिंग में भी क्या क्या होता है कि कुछ टॉपिक्स बता रखे हैं कि कवरिंग एटलीस्ट सर्किट फ्लाइंग बताना होगा, स्क्वायर, सर्कल्स, फिगर ऑफ 8, डिसओरिएंटेशन एंड रिकवरी। तो ये कम से कम 30 मिनट का कम से कम एक सेशन होना चाहिए जिसमें पायलट उन जो इंस्ट्रक्टर है उनको ऑब्जर्व करेगा। और फिर इसका उल्टा हो जाता है कि 30 मिनट का एक सेशन रखना है जिसमें जो इंस्ट्रक्टर है वो सुपरवाइज करेगा जो कैंडिडेट है उसको। तो सिमिलर चीज़ें होती हैं कि मास्टर इंस्ट्रक्टर होता है अंडर द सुपरविजन ऑफ मास्टर इंस्ट्रक्टर, कवरिंग एटलीस्ट सर्किट फ्लाइंग, वही जो चैप्टर्स हमारे दे रखे हैं, सर्किट फ्लाइंग होना चाहिए, स्क्वायर में फ्लाइंग इन सर्कल्स, फिगर ऑफ 8, डिसओरिएंटेशन एंड रिकवरी। तो एक बार क्या होता है कि इंस्ट्रक्टर बता रहा होता है, मास्टर इंस्ट्रक्टर बता रहे होते हैं और ट्रेनी जो होता है वो ऑब्जर्व करता है। दूसरी बार क्या है, ट्रेनी वही काम सेम करता है और अंडर द सुपरविजन ऑफ मास्टर इंस्ट्रक्टर। फिर आता है आर पास ट्रेनिंग, जो हमारा मेन फ्लाइंग सेशन जिसको हम कहते हैं। इसमें भी सेम प्रोसेस दे रखा है कि फेज़ 1 में क्या होगा, आर पास प्रैक्टिकल सेशन होगा, इसका भी कम से कम 1 घंटे का तो होना ही चाहिए। तो 1 घंटे का परफॉर्मेंस जो मास्टर इंस्ट्रक्टर है उसके सेटिस्फैक्ट्री रिजल्ट देखा हो उस ट्रेनी का, उस कैंडिडेट का, तभी। तो सेटिस्फैक्शन ऑफ द मास्टर इंस्ट्रक्टर विद द ट्रेनी इंस्ट्रक्टर पायलट हैविंग कंट्रोल ऑफ मैटर, यहाँ पे मास्टर होगा, मैटर लिख दिया है, स्पेलिंग मिस्टेक है। कंट्रोल द मास्टर रिमोट पायलट स्टेशन एंड मास्टर इंस्ट्रक्टर हैविंग कंट्रोल ऑफ स्लेव रिमोट पायलट स्टेशन एंड acting as remote pilot under training. This will provide handling the RPAS in normal, abnormal and emergency condition while imparting the instruction and to take timely corrective actions. तो मतलब मास्टर एंड स्लेव का जो रिमोट सिस्टम होता है उसको चेंज करना होता है, ठीक है। तो एक तरीके से फेज़ 1 में 1 घंटे की मिनिमम ये ट्रेनिंग करानी होती है, ठीक। फिर दूसरा फेज़ आता है, दूसरा फेज़ भी सिमुलेटर के जैसे ही चेंज हो रखा है। इसमें कम से कम आधे घंटे का एक सेशन ऐसा होगा जिसमें मास्टर इंस्ट्रक्टर जो हैं वो बता रहे होंगे और जो ट्रेनी इंस्ट्रक्टर है वो क्या करेगा, उन मास्टर इंस्ट्रक्टर को ऑब्जर्व करेगा कि कैसे कवरिंग, वही जो हमारे चैप्टर्स क्या कहते हैं, कुछ एक्सरसाइजेस दे रखे हैं। स्क्वायर में फ्लाइंग, सर्किट फ्लाइंग में आता है क्या क्या है, स्क्वायर फ्लाइंग हो गया, सर्कल्स में फ्लाइंग हो गया, फिगर ऑफ 8 बनाना, डिसओरिएंटेशन एंड रिकवरी हो गया। फिर नेक्स्ट जो आधे घंटे का सेशन होगा, 30 मिनट का जो सेशन होगा, उसमें क्या होगा कि इंस्ट्रक्टर वही काम सेम चीज़ परफॉर्म कर रहा होगा और जो अंडर द सुपरविजन ऑफ मास्टर इंस्ट्रक्टर। फिर फाइनल टेस्ट एक होता है, तो फाइनल टेस्ट में क्या होगा, एन इंस्ट्रक्टर इवैल्यूएशन जो होगा डज नॉट इंटेल एन इवैल्यूएशन ऑफ द कैंडिडेट प्रोफिशिएंसी इन द बेसिक फ्लाइंग स्किल। कहने का मतलब कि ओवरऑल जो है इवैल्यूएट, मास्टर इंस्ट्रक्टर जो होता है वो इंस्ट्रक्टर को इवैल्यूएट करते हैं, जो उनके पास में रिक्वायर्ड स्किल होनी चाहिए उस चीज़ के बारे में उसको इवैल्यूएट करते हैं, उसको ब्रीफिंग, इवैल्यूएटिंग एंड डिब्रीफिंग के बारे में उसकी स्किल होनी चाहिए, मतलब तरीके से सेटिस्फैक्ट्री परफॉर्मेंस देना होगा इंस्ट्रक्टर्स को टू मास्टर इंस्ट्रक्टर्स को, ठीक है। एंड फाइनल टेस्ट जो होगा ट्रेनिंग इंस्ट्रक्टर पायलट का वो कम से कम आधे घंटे होगा, एटलीस्ट 30 मिनट का होगा, ठीक है, एज पर द एनेक्जर 6। तो एनेक्जर 6 अभी हम देख लेंगे कि 30 मिनट का कैसे एक टेस्ट कंडक्ट होना है, ठीक है। नेक्स्ट एनेक्जर में आ जाते हैं। तो नेक्स्ट एनेक्जर हमारा कहता है लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट टू बी सबमिटेड अलॉन्ग विद द एप्लीकेशन फॉर टीटीटी अप्रूवल। क्या क्या डॉक्यूमेंट्स हमें चाहिए होंगे टीटीटी अप्रूवल के लिए। तो जो पहली बात है, आरपीटी को जो ऑथराइजेशन सर्टिफिकेट मिला हुआ है उसकी एक कॉपी चाहिए होगी। फिर जो 2 मास्टर इंस्ट्रक्टर हैं एलिजिबल जो हैं एज पर पैरा 4.3 विथ रिलेवेंट डॉक्यूमेंट, उनका डिटेल्स देना होगा। फिर अपडेटेड टीपीएम जो हमारा ट्रेनिंग एंड प्रोसीजर मैनुअल होता है उसको अपडेट करके भेजना होगा। जैसे मान लेते हैं कि आपका नॉर्मल आरपीटी होता है, आप उसको टीटीटी कोर्स के लिए आप एप्लीकेबल मतलब अपग्रेड कराना चाहते हैं, तो अब टीपीएम को अपग्रेड करेंगे, उसमें टीटीटी कोर्स बताना होगा, कोई ड्रोन अगर ऐड किया है, डिलीट किया है, उसके बारे में बताना होगा, उनके इंस्ट्रक्टर्स, मास्टर इंस्ट्रक्टर के बारे में, और बाकी जो डिटेल्स है अपडेट करके रखना होगा, मतलब भेजना होता है एक तरीके से। फिर प्रूफ देना होगा कि बीते 6 महीनों में आपने कॉन्टिन्यूस ऑपरेशन में परफॉर्म करा हुआ है। फिर बताना होगा, एक प्रूफ देना होगा कि जो आरपीटीओ है उसने 100 आरपीसी जनरेट कर रखी है उस पर्टिकुलर कैटेगरी, उस पर्टिकुलर क्लास में। फिर एक सेल्फ डिक्लेरेशन, जो कि पिछली बार में भी था, कि एक सेल्फ डिक्लेरेशन साइन करना होगा कि कोई भी एक्सीडेंट एंड इंसिडेंट नहीं हुआ है ड्यूरिंग द ऑपरेशन बीते 6 महीनों में। एंड ऑल्सो स्टेट करना होगा, मतलब उसमें बताना होगा कि आरपीटीओ ने जो भी ट्रेनिंग कंडक्ट कराई है वो ड्रोन रूल को मद्देनजर रखते हुए, डीटीसीज को मद्देनजर में रखते हुए बीते 6 महीनों में सारी ट्रेनिंग्स कंडक्ट कराई है। तो ये एक सेल्फ डिक्लेरेशन साइन करके देना होता है। फिर नेक्स्ट एनेक्सर देख लेते हैं कि जो नेम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है उसके बारे में कैंडिडेट के नेम्स हो गए, उनका आरपीसी नंबर हो गया, फिर आरपीआई का जो सीरियल नंबर है, फिर नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स, अगर पहला अटेम्प्ट है, दूसरा अटेम्प्ट है, तीसरा अटेम्प्ट है तो यहाँ पे भेजना होता है। फिर जो लास्ट अटेम्प्ट है उसका डेट भी भेजना होता है, और अगर कोई रिमार्क है डीजीसी की तरफ से मिला है या फिर कोई कंडीशन है तो यहाँ पे रिमार्क में लिख के भेजना होता है। फिर नेक्स्ट आ जाते हैं एनेक्सर हमारा 4,
तो लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट क्या क्या चाहिए, कोई अमेंडमेंट या कोई अपग्रेडेशन हो ऑफ द स्कोप ऑफ टीटीटी के लिए, तो सिंपल सी बात है, एक टीटीटी के अप्रूवल कॉपी ऑफ टीटीटी अप्रूवल इशूड बाय द डीटीसी है। जो भी आप टीटीटी में कोई चेंज करना चाहते हैं तो उसका जो अप्रूवल है, इशू किया गया सर्टिफिकेट, वो कॉपी देनी होगी। फिर डिटेल बताना पड़ेगा जो भी प्रपोज मास्टर इंस्ट्रक्टर है जो एलिजिबल है एज पर पैरा 4.3 विथ रिलेवेंट डॉक्यूमेंट्स। फिर सिमिलरली टीपीएम को अपडेट करके जो भी चेंजेस उसमें किए गए होंगे, जो भी अपडेट किया गया होगा, कोई ड्रोन एडिशन है, डिलीशन है, या फिर इंस्ट्रक्टर या मास्टर इंस्ट्रक्टर में चेंजेस हैं तो वो अपडेट करके भेजना होगा। फिर बीते 6 महीनों में कॉन्टिन्यूस ऑपरेशन में था उसका प्रूफ भेजना होगा। 100 आरपीसी जनरेट कर रखे हैं उसका प्रूफ भेजना होगा पर्टिकुलर क्लास एंड कैटेगरी में। और वही से एक तरीके से सिमिलरली सेल्फ डिक्लेरेशन कि एक्सीडेंट और इंसिडेंट फ्री फ्लाइंग कंडक्ट हुई है बीते 6 महीनों में, और जो ड्रोन रूल 2021 को के कंप्लायंस में, डीटीसीज के कंप्लायंस में ये सारी ट्रेनिंग बीते 6 महीनों में कंडक्ट हुई है। फिर हमारे आते हैं कि ये जो है एप्लीकेशन टू बी फिल्ड बाय द एप्लीकेंट फॉर टीटीटी। तो एप्लीकेंट का डिटेल, नेम ऑफ आरपीटी हो गया, एड्रेस हो गया उसका आरपीटीओ का, ऑथराइजेशन नंबर क्या है, फ्लाइंग बेस कहाँ पे है, वैलिडिटी कब तक है, स्कोप क्या है उसका, उस किस कैटेगरी, किस सब कैटेगरी एंड किस क्लास में वो ऑपरेट करता है। फिर स्कोप रिक्वेस्ट, जिस चीज़ के स्कोप के लिए रिक्वेस्ट की जा रही है। फिर मास्टर इंस्ट्रक्टर के डिटेल्स देने होंगे, मिनिमम 2 देने होते हैं, उनका नाम, उनका आरपीसी का डिटेल इंक्लूडिंग द स्कोप, फिर कितने आरपीसी जनरेट किए हैं उस इंस्ट्रक्टर ने, और कितने घंटे का टोटल फ्लाइंग एक्सपीरियंस है उस क्लास में, उस पर्टिकुलर कैटेगरी और उस पर्टिकुलर क्लास में। फिर टोटल नंबर ऑफ आरपीसी जनरेटेड बाय द आरपीटीओ, मतलब आरपीटीओ ने टोटल कितने उस कैटेगरी उस क्लास में कितने आरपीसी जनरेट कर रखे हैं उसका नंबर देना होगा। फिर डिटेल्स ऑफ पेनल्टी एनफोर्समेंट एक्शन टेकन बाय डीजीसी इन प्रीवियस 6 महीना, येस और नो इसमें लिखा जा सकता है। और जो डिक्लेरेशन हमें देना होता है, डिक्लेरेशन का फॉर्मेट अब सीधा दे रखा है, सीधे बस साइन करके भेजना होता है। तो पढ़ के बता देता हूँ क्या है कि आई सर्टिफाइड दैट, जो यहाँ पे आई सर्टिफाइड दैट आरपीटीओ का नाम दे दिया कि वो कॉन्टिन्यूस ऑपरेशन में था, इज इन कॉन्टिन्यूस ऑपरेशन, एंड नो एक्सीडेंट एंड इंसिडेंट हैज ऑकर्ड, कोई भी एक्सीडेंट एंड इंसिडेंट ऑकर नहीं हुआ है इन द प्रीसीडिंग 6 मंथ, बीते 6 महीनों में, फ्रॉम द डेट ऑफ एप्लीकेशन, फ्रॉम द डेट ऑफ एप्लीकेशन मतलब जिस दिन से डेट दिया गया है। और आई ऑल्सो सर्टिफाइड दैट, मैं ये भी सर्टिफाई करता हूँ कि जो ऊपर का इन्फॉर्मेशन दिया गया है वो पूरा सही है, इज़ ट्रू इन एवरी रिस्पेक्ट, हर तरीके से। एंड आई एग्री टू अबाइड बाय द प्रोविजन, मैं एग्री करता हूँ कि जो ऊपर प्रोविजन दिए गए हैं उससे मैं अबाइड हूँ बाय द प्रोविजन ऑफ ड्रोन रूल्स एंड 2021 एंड डीटीसीज इशूड द देयर अंडर। यहाँ पे अकाउंटेबल मैनेजर का साइन होगा, डेट होगा, अकाउंटेबल मैनेजर का स्टैंप लगाना है और नाम लिख करके इसको भेज देना होता है। एनेक्सर 6 देख लेते हैं, जो हमारा फाइनल टेस्ट होता है वो कैसा होता है। तो ये प्रोफार्मा दिया है इंस्ट्रक्टर रेटिंग या मास्टर इंस्ट्रक्टर के इवैल्यूएशन का। तो नेम ऑफ कैंडिडेट अंडर चेक, फिर उसका आरपीसी नंबर, उसका कैटेगरी, उसका सब कैटेगरी, उसका क्लास, फिर स्कोप, किस स्कोप में ऑपरेट किया है, फिर नेम ऑफ आरपीटी हो गया, फिर मॉडल नेम एंड यूआईएन हो गया, कौन से मॉडल का और कौन से यूआईएन का ड्रोन उसने फ्लाई करा हुआ है, डेट एंड टाइम, ड्यूरेशन, टोटल फ्लाइंग एक्सपीरियंस, नंबर ऑफ आरपीसी जनरेटेड। फिर यहाँ पे क्या होगा, डीजीसी के ऑफिशियल्स जो होते हैं, उनके ऑफिसर्स होते हैं या फिर मास्टर इंस्ट्रक्टर जो, उनका नाम, उनका आरपीसी नंबर, वैलिडिटी का डिटेल जाता है। फिर एक्सरसाइज एंड असेसमेंट, इसको 3 तरीके से जज किया जाता है। पहला होता है एस लिख दिया तो सेटिस्फैक्ट्री, यू लिखा है तो अनसेटिस्फैक्ट्री, एंड एन ने लिखा है तो नॉट एप्लीकेबल। तो देख लेते हैं उसके प्री फ्लाइट की ब्रीफिंग वो कर पा रहा है कि नहीं, मतलब ब्रीफिंग का प्रिपरेशन कर रहा है कि नहीं, नॉलेज ऑफ ड्रोन रूल्स एंड डीटीसीज है कि नहीं है, उसके जो रिमोट पायलट एयरक्राफ्ट सिस्टम है जो आरपीएस प्लस आरपीएस से मिलकर बना हुआ है उसके बारे में उसको नॉलेज है कि नहीं, लेसन प्लान कर पा रहा है कि नहीं, प्री फ्लाइट चेक कर रहा है कि नहीं कर रहा है वो। फिर इवेल्युएट करते हैं ड्यूरिंग फ्लाइट चेक, इन फ्लाइट चेक होता है, ड्यूरिंग इन फ्लाइट चेक लिस्ट होता है, तो वो कर पा रहा है कि नहीं, एबिलिटी टू गिव एक्सरसाइजेज, एबिलिटी टू इंट्रोड्यूस फेलियर्स, टाइम मैनेजमेंट फॉर इवोल्यूशन ऑफ ट्रेनी, मतलब टाइम मैनेजमेंट आना चाहिए। फिर पोस्ट फ्लाइट ब्रीफिंग में उसको आता है कि नहीं, मतलब पोस्ट फ्लाइट चेकलिस्ट वो कर रहा है कि नहीं कर रहा है, एबिलिटी टू रिकाउंट द की फॉल्ट्स, कोई आया है तो, नोट टेकिंग ड्यूरिंग सेशंस, अगर सेशन में कोई मतलब नोट्स बना रहा है कि नहीं बना रहा है, शॉर्ट मतलब टाइम स्लॉट जो लिखना होता है वो लिख रहा है कि नहीं, डीप ब्रीफ करना, उसकी डीप ब्रीफिंग की टेक्निक क्या है, कोई रिपोर्ट की राइटिंग क्या है, टेक्निक आता है कि नहीं आता है। फिर फ्लाइट चेक जो रिपोर्ट है वो फिलिंग अप द फॉर्म्स, मतलब जो फॉर्म्स है वो फिल कर पाता है कि नहीं कर पाता है, जो लॉग बुक्स है उसको फिल करने आती है कि नहीं आती है, या फिर कोई अदर रिकॉर्ड्स है उसको मेंटेन करने आता है कि नहीं आता है। तो यहाँ पे सेट, अनसेट या नॉट एप्लीकेबल में लिख करके प्रॉपर ये ओवरऑल टेस्ट का रिजल्ट जनरेट हो जाता है। फिर लास्ट में क्या होता है कि कोई कमेंट अगर लिखना हुआ, सिग्नेचर ऑफ कैंडिडेट ले लिया जाता है, ओवरऑल असेसमेंट सेटिस्फैक्ट्री है या अनसेटिस्फैक्ट्री है, और जो ये इंस्पेक्टर है उसका सिग्नेचर होकर के ये सबमिट हो जाता है। एनेक्सर 7 देख लेते हैं, लास्ट शायद होगा ये।
तो सेल्फ डिक्लेरेशन होता है प्रपोज बाय द मास्टर इंस्ट्रक्टर। जो सेल्फ डिक्लेरेशन मास्टर इंस्ट्रक्टर को देना होता है वो कैसे होता है, तो दोनों इंस्ट्रक्टर्स के नाम हो गए, उनके आरपीसी का डिटेल्स हो गया इंक्लूडिंग द स्कोप्स, फिर कितने आरपीसीज उसने जनरेट कर रखे हैं, और टोटल फ्लाइंग एक्सपीरियंस कितना है उस कैटेगरी उस क्लास में। फिर सिमिलर जो ऊपर दिया हुआ है, आई सर्टिफाइड दैट द अबव इन्फॉर्मेशन इज ट्रू इन एवरी रिस्पेक्ट एंड आई एग्री टू अबाइड बाय द प्रोविजन ऑफ द ड्रोन रूल 2021 एंड DTCs इशूड देयर अंडर। फिर एप्लीकेंट का साइन हो गया लास्ट में, और डेट डाल करके सबमिट कर देना होता है। तो ये था हमारा रिवीजन, अभी तक का सबसे लेटेस्ट जो सर्कुलर आया हुआ है उसके बारे में था। तो लेटेस्ट सर्कुलर क्या कहेंगे, जो हमारा DTC 1 ऑफ 2023 था उसी के बारे में बताया गया है। उसके 2 रिवीजन्स आ रखे हैं, तो ये जो लास्ट रिवीजन अभी तक का सबसे लेटेस्ट है 19 अगस्त 2024 को जो आया था, उसके बारे में ये वीडियो कंप्लीट हो गई। थैंक यू सो मच।